हेलो माय ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमनीफाई। सो हम लोग अपने PYQs की सीरीज को रन कर रहे थे, तो इसी के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अपने 90 के पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो ऑलरेडी हमारे इसके ऊपर के क्वेश्चंस हो चुके थे। देखो, पिछली क्लासेस में हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग रेंडमली जो भी क्वेश्चन आ रहा था, लाइक बीच में ज्योग्राफी का आ गया, बीच में पॉलिटी का आ गया, बीच में साइंस का आ गया, इस वे में हम लोग जो थे वो अपनी क्लासेस को रन कर रहे थे, राइट। लेकिन अब से हम लोग क्या करने वाले हैं, अब से मैंने क्या करा है, आपके हर ईयर के क्वेश्चंस को मैंने सब्जेक्ट वाइज क्या कर दिया, आपका डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल, जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चंस रहेंगे वो हम लोग एक वीडियो में करेंगे, जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस रहेंगे वो हम लोग एक वीडियो में करेंगे। लाइकवाइज, ठीक है, ऐसे बढ़ते बढ़ते हम लोग अपनी सारी जो है वो क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करेंगे। फाइन। जस्ट अ सेकेंड में एक बार चेक कर लूँ कि जो आपकी रिकॉर्डिंग है वो प्रॉपरली चल रही है या फिर नहीं चल रही। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपके पास क्वेश्चन है, मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो ये आपको कुछ पेयर्स दिए गए हैं, ठीक है। ये आपको कुछ अमेंडमेंट कब दी गई है कि भाई ये 52nd है, ये 56th है, ये 59th है, ये 62nd है। तो आपको बताना है कि क्या जो 52nd अमेंडमेंट है वो एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए करी गई थी, ठीक है। 56 स्टेटहुड, गोवा को स्टेटहुड देने के लिए करी गई थी। 59th आपकी इमरजेंसी के लिए करी गई थी पंजाब में, एंड 69th आपकी रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइबल एंड सर्विसेज के लिए की गई थी। तो ये आपको आंसर करना है। देखो, हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। तो हमें हर एक चीज को यहाँ पे करना होगा, ठीक है। हम लोग सिर्फ आंसर देख के ऐसे नहीं चला सकते, हमें क्या करना होगा, हमें जो उसके ऑप्शंस हैं उनका भी एनालिसिस करना होगा। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, कौन कौन सा आपका करेक्ट है। लेट मी टेक अ रेड कलर। ओके फाइन, सो दिस इज स्माइली। ओके, सो पहला आपका कौन सा है, तो जो आपकी 52nd अमेंडमेंट करी गई थी, ठीक है, वो किसके रिगार्डिंग है, वो आपकी एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग है। अब ये डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी, ठीक है, जब फर्दर क्लासेस में हमारा ये कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है, अपनी नोटबुक में नोट कर लो। अगर कल को कोई क्वेश्चन आता है 52nd अमेंडमेंट का, तब आपको पता होना चाहिए कि वो किसके रिगार्डिंग है, वो आपकी एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग है। किसके रिगार्डिंग है, एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग है, ठीक है। उसके बाद में जो आपकी 56 जो आपकी अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल की, उसका सब्जेक्ट क्या था, वो उसका था स्टेटहुड फॉर गोवा। ओके, तो ये भी आपकी स्टेटमेंट क्या है, ये भी आपकी अमेंडमेंट जो है वो इस सब्जेक्ट से क्या करती है, मैच करती है। क्या करती है, मैच करती है। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी रिमूव माई कड़ास बिकॉज आपको अननेसेसरी साउंड जो है क्रिएट हो रही है। ओके फाइन। ओके, सो समझ में आया आपको कि जो 52nd है, जल्दी से अपनी नोटबुक में नोट्स बनाओ। ये चीज आप भूल जाओगे क्योंकि मैं भी भूल जाती हूँ बहुत बार, ठीक है। वी आर ए ह्यूमंस एंड वी कैन मेक एरर्स, फाइन। तो इसीलिए जल्दी से अपनी नोटबुक में जाओ और फटाफट से राइट डाउन कि 52nd अमेंडमेंट किस चीज की है, एंटी डिफेक्शन लॉ। 52nd अमेंडमेंट एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। 56 स्टेटहुड फॉर गोवा, 59th इमरजेंसी इन पंजाब, ठीक है। लेकिन जो 69th है ना, दिस इज नॉट फॉर दी रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स एंड सर्विसेज। तो आ जाओ इसको देखते हैं। फाइन। तो क्या हुआ था, जब आपके 52nd अमेंडमेंट करी गई थी 1985 में। अब आपका होमवर्क ये है कि आपको मुझे बतानी है फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुई थी और इसका सब्जेक्ट मैटर क्या था, राइट। ओके, सो 52nd अमेंडमेंट आपकी करी गई थी, जिसकी वजह से आपका कॉन्सेप्ट आया था एंटी डिफेक्शन लॉ। कौन सा कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिला था, एंटी डिफेक्शन लॉ, राइट। इसने क्या करा था, इसने आपके 10th स्केड्यूल को संविधान में क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था। अब देखो, यहाँ पे स्केड्यूल की बात होगी तो हम सारे के सारे स्केड्यूल लगे हाथ क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, राइट। ओके फाइन। तो 52nd अमेंडमेंट आपकी 1985 में हुई थी। देखो 5 है ना, तो पीछे 5 है। ओके, 5 6 7 होता है तो एक और बढ़ा दो, ठीक है, एक और बढ़ा दो तो 8 बन जाएगा। ऐसे करके आप याद कर सकते हो। तो किसके रिगार्डिंग है, एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, रुको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ऐसे करके याद करो ना। तो ये 7 है, ठीक है। 5 + 2 कितना होता है, 5 + 2 कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। लेकिन आपको 7 में फिर से ऐड क्या करना है, आपको 9 ऐड करना है। क्या ऐड करना है, 9 ऐड करना है। तो देखो ये 9 है पूरे,
क्या है, पूरे 9 है। तो ऐसे करके अगर आप ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें करोगे, बड़ी ऑकवर्ड सी, बड़ी वियर्ड सी चीज़ें करोगे, अगर आप 4-5 बार अपनी नोटबुक में, आपको खुद ही आ जाएगा कि 52nd अमेंडमेंट इज रिगार्डिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ। इसकी वजह से एक नया कॉन्सेप्ट आया था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या बोलते हैं? एंटी डिफेक्शन लॉ। और इसने क्या करा था, इसने आपके 10th शेड्यूल को संविधान के अंदर ऐड कर दिया था। देन वी हैव 56th अमेंडमेंट, ठीक है, जिसने गोवा को क्या दी थी, गोवा को स्टेटहुड दी थी। क्या दी थी? गोवा को स्टेटहुड दी थी, गोवा को स्टेट बनाया था, ठीक है। और इसको इंडिया की 25th स्टेट बनाया था। कल को पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, कोई वनडे एग्जामिनेशन दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो फॉर दैट मैटर, तो आपसे पूछा जाएगा कि 52nd अमेंडमेंट ने क्या करा था। तो उसने करा था, गोवा को स्टेटहुड बनाया था। अब नाउ व्हाट यूपीएससी विल डू, यूपीएससी कैन डू वन थिंग। यूपीएससी बोल सकता है, आपको इतना तो पता है क्योंकि यूपी की 52nd अमेंडमेंट ने गोवा को स्टेटहुड कॉन्फर करी, बट उसने उसको कौन से स्टेट बनाया इंडिया की। सो यूपीएससी कैन मेक एरर्स हियर। तो वो यहाँ पे एरर्स को जो है वो सेट कर सकता है आपके लिए। वो लिख सकता है 26, 24, है ना, 27। तो इस चीज से आपको बच के रहना है। फाइन। तो कौन सी दी? 25th। कौन सी दी? 25th, राइट, ठीक है। तो 6 + 5 कितने होते हैं? चलो रहने दो, इतना उलझने की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा थोड़ा याद कर लो, ठीक है, सीक्वेंस में याद करो। कल को अभी ये भी क्वेश्चन यूपीएससी फ्रेम कर सकता है कि बताओ इसको सीक्वेंस में लगाओ इसको। तो पहले 85 वाली कौन सी है? एंटी डिफेक्शन लॉ। 87 वाली कौन सी है? गोवा को स्टेटहुड। 88 वाली कौन सी है? क्या करा गया था उसमें? देखो, कल को ये तो आप लगा लोगे कि 52 के बाद 56 आएगा, लेकिन कल को मान लो इनकेस ऐसा क्वेश्चन आ गया कि वहां पे 4 ऑप्शन आ गए, एंटी डिफेक्शन लॉ, स्टेटहुड फॉर गोवा, इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी इन पंजाब, रिजर्वेशन, ठीक है। तो आपको बोला कि इसको सीक्वेंस में लगाओ इनके अमेंडमेंट्स को। तो पहले क्या हुआ? पहले एंटी डिफेक्शन लॉ हुआ, फिर गोवा को स्टेटहुड मिलती है, उसके बाद इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी को इम्पोज करा जाता है पंजाब के अंदर, एंड देन जो है 62nd अमेंडमेंट क्या करती है, ये रिजर्वेशन, ये सीट्स को एक्सटेंड करती है। किसके लिए? शेड्यूल कास्ट के लिए, ट्राइब्स के लिए, लेकिन सर्विसेज में नहीं करती। किसमें करती है? लोकसभा में, ठीक है, या फिर स्टेट असेंबलीज में। अब किसी बच्चे ने अगर इतना बड़ा होगा कि जी 62nd जो अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वो तो शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब के लिए है, लेकिन उसने आगे नहीं पढ़ा, तो यहाँ पे ध्यान क्या बोलते हैं उसको, निगरानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो वही यहाँ पे काम हो सकता है आपका कि ये आपका सर्विसेज के लिए नहीं है, दिस इज रिगार्डिंग योर लोकसभा एंड योर स्टेट असेंबलीज। आई होप यू आर क्लियर विद दिस क्वेश्चन, राइट? ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। फाइन। तो इनकरेक्ट क्यों था ये? ठीक है, क्योंकि लेजिस्लेचर में बात करी गई थी सीट्स को रिजर्व करने की, उनको एक्सटेंड करने की, ना कि सर्विसेज में। सो इसीलिए ये क्या है आपका इनकरेक्टली मैच आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो क्योंकि मैंने आपको बोला था, क्योंकि यहाँ पे स्केड्यूल्स की बात होगी थी, तो आ जाओ फटाफट से हम लोग रिवाइज करते हैं स्केड्यूल्स को। तो कुछ लोग ट्रिक से इसको याद करते हैं, मुझे याद नहीं आ रही कौन सी होती है, बट मैंने भी कुछ जैसे मैं अपनी ट्रिक बनाई थी, ठीक है, तो वैसे करके मैंने इसको याद करा था। तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर आपकी जो है वो स्टेट्स हैं, उनकी लिस्ट जो है वो दी गई है, और यूनियन टेरिटरीज की आपकी लिस्ट दी गई है, ठीक है, और उनका एरिया कहाँ कहाँ तक है वो दिया गया है। फाइन। उसके बाद जस्ट अ सेकेंड एवरीवन, जस्ट अ सेकेंड, आई एम लिटरली सॉरी एवरीवन। एक्चुअली वो मैं आपको बताया था ना कि करेक्शन विंडो का जो है वो मुझे करना है, तो मैं उसी काम में लग गई थी, मुझे फ़ोन आ गया था, तो आई वॉज बिजी देयर। ओके फाइन। तो जिसने करेक्शन विंडो वाली वीडियो नहीं देखी है, मैंने उसको अपलोड कर दिया है, तो यू पीपल कैन वॉच दियर। तो हम क्या कर रहे थे, वी वर डूइंग द स्केड्यूल्स, राइट। तो हमारे फर्स्ट स्केड्यूल के अंदर क्या दिया गया है, आपकी जो स्टेट्स हैं और जो आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं, इनकी लिस्ट मेंशन करी गई है, और उनका जो एरिया है वो आपका मेंशन करा गया है। सेकेंड स्केड्यूल के अंदर आपके कुछ प्रोविजंस मेंशन करे गए हैं, जो कि आपके प्रेसिडेंट को लेके, आपके गवर्नर्स को लेके स्टेट के, आपके जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, आपके जो डिप्टी स्पीकर होते हैं, हाउस ऑफ द पीपल मतलब होता है आपका लोकसभा, एंड जो आपके चेयरमैन होते हैं, डिप्टी चेयरमैन होते हैं, मतलब आपके जो राज्यसभा के, मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट्स के जो आपके चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन होते हैं, उनके रिगार्डिंग यहाँ पे प्रोविजन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, उनके स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, ठीक है। और जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होते हैं, ये हर एक स्टेट में नहीं है, सिर्फ कुछ ही स्टेट्स में है, आपको उसका नाम मेंशन करना है, ठीक है। तो उसके डिप्टी चेयरमैन एंड चेयरमैन के बारे में, फाइन, तो चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। उसके बाद में आपके जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, एंड आपका जो कैग होते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको कहाँ पे, ये गलत हो गया यहाँ से, ठीक है। तो इनके रिगार्डिंग प्रोविजंस कहाँ पे देखने को मिलेंगे, यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। ये मैं बहुत अच्छे से आपको बाद में करवाऊंगी क्योंकि हमारी स्केड्यूल की वीडियो नहीं है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड में आपको देखने को मिलेंगे फॉर्म्स एंड ऑथ, ठीक है, जो अफर्मेशंस है, और ये आपको देखने को मिलेंगी फॉर्म्स ऑफ ऑथ और अफर्मेशंस। उसके बाद में फोर्थ स्केड्यूल में आपको प्रोविजंस देखने को मिलेंगे जो आपकी राज्यसभा है, ठीक है, उसके अंदर सीट्स का एलोकेशन कैसे होगा, तो उसके रिगार्डिंग आपको फोर्थ स्केड्यूल में प्रोविजंस देखने को मिलेंगे। फिफ्थ स्केड्यूल के अंदर आपको एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा एंड कंट्रोल देखने को मिलेगा, स्केड्यूल एरियाज और ट्राइब के रिगार्डिंग प्रोविजंस है। सिक्स शेड्यूल के अंदर आपके प्रोविजंस हैं ट्राइबल एरियाज को लेके, कौन कौन से स्टेट में, असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में, मिजोरम के अंदर। सेवेंथ शेड्यूल के अंदर आपको 3 लिस्ट देखने को मिलती हैं, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। इन तीनों का फर्क मुझे जरूर बताना कमेंट करके। 8th शेड्यूल के अंदर आपको लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगी, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कौन सी है कौन सी नहीं है, ठीक है। 9th शेड्यूल के अंदर आपको कुछ वैलिडेशन एक्ट, सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पे डिटेल्ड में नहीं है, ये मैं आपको डिटेल्ड में बाद में बताऊंगी, मोटा मोटा देख लो। 10th शेड्यूल में हमने अभी पढ़ा था कि डिफेक्शन की बात होती है, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोविजंस हैं, एंटी डिफेक्शन की यहाँ पे बात हमारी देखी गई है। 11th शेड्यूल के अंदर आपको पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखने को मिलेंगी, पंचायत रिगार्डिंग यहाँ पे प्रोविजंस देखने को मिलेंगे। एंड 12th में आपको म्यूनसिपैलिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटीज एंड पावर के रिगार्डिंग प्रोविजंस देखने को मिलेंगे। फाइन, लेट्स मूव फॉरवर्ड। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वर सेटअप टू डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक तरह से अगर आपको सिंपल वे में बताऊं, सिंपलेस्ट वे में अगर मैं आपको बताऊं, तो सेंटर एंड स्टेट से पावर लेके, ठीक है, सेंटर एंड स्टेट से पावर लेके किसको देना, लोकल गवर्नमेंट को देना। मतलब रूरल एरियाज में आपको पंचायत देखने को मिलेंगी, अर्बन एरियाज में आपको म्यूनसिपैलिटीज देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इनको पावर देना, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं वो सेटअप करे गए थे ताकि जो प्लानिंग है उसको डिसेंट्रलाइज करा जाए टू दी विलेज लेवल, ठीक है। तो ये आपका असर्शन है। अब नीचे जो रीजन दिया है, अगर देखो दो चीजें होती हैं, या तो ये दोनों ही करेक्ट होते हैं या इसमें से एक ही करेक्ट होता है और एक इनकरेक्ट होता है, या फिर केस बनता है कि फर्स्ट वाला करेक्ट है और सेकेंड वाला उसकी एकदम सही एक्सप्लेनेशन है। एक और केस बनता है कि फर्स्ट वाला करेक्ट है लेकिन सेकंड वाला उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हम लोग देखते हैं, तो हमारा आंसर रहेगा, वेट अ मिनट, तो हमारा आंसर रहेगा कि दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हैं, दोनों ही स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। एक सेकेंड ही कहाँ भाग रहा है, वेट अ मिनट। तो समझो, तो ये समझ गया आप, ये असर्जन है आपकी, ये आपका रीजन है। एक सेकेंड, ये एक्स्ट्रा माउस कनेक्ट हो रहा है, फाइन, ओके। सो ये आपका असर्शन भी एकदम सही है। और जो विलेज पंचायत आर इन अ बेटर पोजीशन जो है वो प्रॉपर एप्रिसिएशन ऑफ द डेवलपमेंटल नीड्स, पहले मैं आपको समझाती हूँ फिर आप मुझे इसका आंसर देना, ओके। तो पहले हम पढ़ते हैं पीआरआईज। पीआरआईज का मतलब क्या होता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ओके। तो पंचायती राज का मतलब क्या होता है, ये इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के सिस्टम को, जो कि विलेज लेवल पे है, इंटरमीडिएट लेवल पे है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, इस सिस्टम को, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के सिस्टम को इन इन लेवल्स पे, ठीक है, क्या बोला जाता है, पंचायती राज बोला जाता है। तो ये सिस्टम को फॉर्मली इंस्टीट्यूशनलाइज करा गया था 73rd अमेंडमेंट के जरिए, ठीक है, जो कि 1992 में हुई थी। नाउ पेपर में क्वेश्चन आएगा कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पहले तो कब हुई, 1992 में, और इसका सब्जेक्ट मैटर क्या था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो अगर आप कल को मेंस की भी आंसर राइटिंग करते हो तब आपको ये फैक्ट काम आ सकता है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या करा था, 1992 में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को फॉर्मली इंस्टीट्यूशनलाइज करा था, ठीक है, जो कि इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस प्रोवाइड करता है कि आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको विलेज लेवल पे, आपको इंटरमीडिएट लेवल पे, आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या करनी पड़ेंगी, एस्टेब्लिशमेंट्स करनी पड़ेंगी, किनकी, पंचायत की, ओके। जो मेन पर्पस था पंचायती राज का वो था कि आप क्या क्या इंश्योर कर पाओ, आप डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट को इंश्योर कर पाओ और अलो कर पाओ जो लोकल कम्युनिटीज है वो पार्टिसिपेट कर पाए किसमें, डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, जो उनकी डेवलपमेंटल नीड्स हैं, जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग जो नीड्स हैं। देखो अगर आप लोकल लेवल पे रहते हो तो आपकी प्रॉब्लम्स आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, ठीक है। आपके बैठे हुए प्रेसिडेंट, सीएम, आपके पीएम वो कुछ नहीं कर सकते, आपको एक लोकल लेवल पे जो इंसान है उसी को उसकी प्रॉब्लम्स का पता होता है, ठीक है। तो उसके पास में थोड़ी सी पावर का होना ज़रूरी है सो दैट कि वो जो उसके लोकल प्रॉब्लम्स हैं, जो जिसको वो सबसे ज़्यादा बेहतर जानता है, उन पे काम कर पाए,
ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग, तो इसका मतलब क्या था? अभी हमने ये वर्ड्स कुछ देखे हैं ना, देखो हमने पंचायती राज देखा, दिस इज पंचायती राज। नाउ व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्लानिंग, इसका मतलब क्या होता है? तो देखो, पंचायती राज को सेटअप करने के पीछे आइडिया ये था कि हम क्या करेंगे, हम डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को डिसेंट्रलाइज करेंगे। क्या करेंगे? डिसेंट्रलाइज करेंगे एंड शिफ्ट करेंगे प्लानिंग की, जो कि एक्टिविटीज के रिगार्डिंग है। शिफ्ट द प्लानिंग ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज टू द लोकल लेवल, ठीक है, कि जो आपको डेवलपमेंट की एक्टिविटीज के रिगार्डिंग प्लानिंग करनी है वो किसकी तरफ शिफ्ट कर देंगे? लोकल लेवल की तरफ, क्योंकि वही लोगों को ज़्यादा पता होता है कि उनकी लोकल लेवल पे नीड्स क्या है, राइट। पंचायती राज की इम्प्लीमेंटेशन से पहले जो डेवलपमेंटल प्लान थे वो मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट या आपकी स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट होती थी वो डिसाइड करती थी। वो लोग डिसाइड करते थे कि अच्छा ये लोकल लेवल पे, ये वाले गांव में, ये वाले शहर में पर्टिकुलर ये चीज़ होगी। अब यार उनको क्या पता, वो तो इतने बड़े लेवल पे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे हैं और प्रॉब्लम इस वाले एरिया में है, ठीक है। मान लो ये कोई एरिया है और इस वाले एरिया के भी यहाँ पे है, तो वो लोग कैसे टैकल कर पाएंगे? तो क्या होता था कि हमें क्या करना पड़ा, हमें ज़रूरत करनी पड़ी कि भाई हमें करनी है डिसेंट्रलाइजेशन। तो इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, हम करेंगे अमेंडमेंट, जब हम क्या कर देंगे, हम स्टेब्लिशमेंट कर देंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की, राइट। उसके बाद में जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि ये अलाइन नहीं कर पाता था हमेशा ही स्पेसिफिक जो नीड्स होती है। देखो हर एरिया की, हर एक कम्युनिटी की अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं, तो वो एक बड़े लेवल पे बैठ के आप एक बड़े लेवल पे नहीं सोच सकते हो, आपको बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाना पड़ेगा और वो एक एक लेवल पे आप अकेला इंसान नहीं जा सकता, ठीक है। तो छोटे लेवल पे जो एरियाज हैं, जो लोग हैं, उनको पावर दो कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाएँ और उनकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं वो सिर्फ लोकल कम्युनिटीज ही जानती है जो पर्टिकुलर एरिया में रहती हैं, फाइन। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या करता है, इंश्योर करता है कि जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं और जो लोकल सोल्यूशंस हैं वो बेटर अंडरस्टूड करे जाते हैं और मैनेज करे जाते हैं जो लोकल लीडर्स होते हैं, जो कि उस कम्युनिटी के क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, फाइन। उसके बाद हमने एक पढ़ा था कि विलेज पंचायत का रोल क्या है। तो विलेज पंचायत क्या होती हैं, ये लोकल बॉडीज होती हैं। क्या होती हैं? आपकी लोकल बॉडीज होती हैं, ये वेल पोजीशंस होती हैं कि जो इनके स्पेसिफिक नीड्स हैं उनको असेस कर पाएँ और जो इनकी डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ हैं, ठीक है, उनको देख पाएँ। जो मतलब जो भी उनकी कम्युनिटी है, मान लो इन लोकल लीडर्स की ये है, इनकी ये है, इनकी ये है, फाइन। तो ये क्या होते हैं? वेल पोजीशंस होती हैं लोकल बॉडीज आपकी, क्या करने में? टू असेस द स्पेसिफिक नीड्स एंड डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कम्युनिटीज। ये क्या होते हैं? इनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये लोग रह रहे हैं तो इन लोगों के साथ में ही रह रहे हैं ना, तो इनका इनके साथ में क्या होता है? डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, डायरेक्ट कनेक्शन होता है, जिसकी वजह से ये इनकी प्रॉब्लम्स को भली भांति समझते हैं, फाइन। तो इसलिए हम कहते हैं कि बेटर पोजीशन में है टू अंडरस्टैंड द लोकल रिसोर्सेज, कि लोकल क्या क्या चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं, किन चीज़ों की स्कार्सिटी है, वहाँ पे क्या चैलेंज आता है, लोगों की एस्पिरेशंस क्या है, तो मेकिंग देम मोर इफेक्टिव इन द प्लानिंग। तो इस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। आप बड़े लेवल पे बैठ के, आप यहाँ बैठ के बड़े लेवल पे कुछ भी पॉलिसीज बना रहे हो, प्रोग्राम्स को रन कर रहे हो, है ना, इम्प्लीमेंटेशंस कर रहे हो चीज़ों की, वो काम नहीं करेंगे इफेक्टिवली। क्यों? क्योंकि आपको ग्राउंड लेवल की रियलिटी नहीं पता, आपको नहीं पता पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर कम्युनिटी की क्या क्या ज़रूरतें हैं, फाइन। तो समझ में आया आपको? तो आ जाओ स्टेटमेंट्स को ज़रा इवेल्युएट करते हैं। आई एम सॉरी, ओके। तो पहले क्या है? पहले स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है, दूसरी भी ट्रू है, क्योंकि पहले क्या कहती है कि येस इंडीड जो पंचायती राज थे वो सेटअप करे गए थे with the primary aim of decentralization planning and decision making to the village level, ठीक है। और एक इस आइडिया की लाइन में थे, आइडिया ऑफ एम्पावरिंग द लोकल बॉडीज, ताकि वो कंट्रीब्यूट कर पाए इफेक्टिवली उनकी डेवलपमेंटल प्रोसेस में। अब सेकंड जो रीजन था इस असर्शन का वो एकदम सही है, ठीक है। जो विलेज है, विलेज पंचायत है, वो जनरली क्या होते हैं? बेटर पोजीशन में होते हैं अपनी ज़रूरतों को समझने के लिए, क्योंकि वो कम्युनिटी के क्या होते हैं? क्लोजेस्ट होते हैं, ठीक है। वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से स्पेसिफिक चैलेंजेस हैं जो ये विलेज है वो झेल रही है और किन चीज़ों को ये प्रायोरिटाइज करती है, किन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को ये महत्वता देती है, फाइन। कंक्लूजन में हम क्या देखेंगे कि दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और जो रीज़न है वो असर्जन को करेक्टली क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं दोबारा से रिपीट करूंगी कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइमरली इनका एम क्या था कि हम क्या करेंगे? डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे गवर्नेंस की एंड प्लानिंग की, ठीक है। और द इफेक्टिवनेस ऑफ विलेज पंचायत कम्स फ्रॉम द क्लोज प्रॉक्सिमिटी, क्योंकि वो लोग बिल्कुल, इफेक्टिवनेस क्यों होती है विलेज पंचायत की? क्योंकि वो बिल्कुल क्लोज होते हैं किनके? उन लोकल कम्युनिटीज के, ठीक है, जिसकी वजह से विच अलाउज देम टू बेटर अप्रिशिएट एंड एड्रेस लोकल डेवलपमेंटल
नीड्स। दोनों ही स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, तो आ जाओ जरा पढ़ते हैं कि पीआर का एवोल्यूशन कैसे होता है, पीआरआईज का मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का एवोल्यूशन कैसे होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के सिस्टम को पंचायती राज बोला जाता है, जिसका मेन पर्पस है इंश्योर करना डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को ग्रास रूट लेवल पे, ठीक है, क्योंकि पहले सेंट्रल स्टेट ही करते थे। टाइम के साथ में ये इवॉल्व हुआ है बहुत सारी कमेटीज के थ्रू, ठीक है, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के थ्रू एंड एक्ट्स के थ्रू। आ जाओ इसका हम जरा ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता था 1992 से पहले, जब हमारी अमेंडमेंट नहीं हुई थी, मतलब हम जरा पीछे जाएंगे और, ठीक है, हम अपनी इंडिपेंडेंस से भी पहले चले जाते हैं। तो एंशियंट टाइम में अगर हम लोग जाएंगे तो विलेज काउंसिल्स होती थी, जिनको हम लोग ग्राम सभा के नाम से जानते थे, जो कि लोकल गवर्नेंस का क्या करती थी, रोल प्ले करती थी, ठीक है, जो क्या करती थी, लोकल गवर्नेंस में रोल प्ले करती थी। फिर उसके बाद में इंडिपेंडेंस के बाद क्या होता है, जो पंचायती राज थे, हम इंडिपेंडेंट कब हुए हैं भाई ये भी बता दो, 1947 में, है ना, वी गॉट द इंडिपेंडेंस। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद क्या, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद क्या होता है कि जो पंचायती राज थे वो फॉर्मली जो थे इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करे गए थे, ठीक है, और जो लोकल गवर्नमेंट्स थी वो वीक रही। तो फिर उसके बाद क्या होता है 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी देखते हैं। तो ये ऐसी पहली कमेटी होती है जो कि रिकमेंड करती है रिकमेंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम, ठीक है। तो पता चलना चाहिए कि बलवंत राय कमेटी क्या क्या रिकमेंडेशंस करती है, और ये सजेस्ट करती है 3 टायर पंचायती राज सिस्टम, ठीक है, विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद में ये रिकमेंड करती है कि जो पंचायत के जो मेंबर्स होंगे उनका इलेक्शन होना चाहिए, एंड ट्रांसफर ऑफ सर्टेन पावर्स स्टेट से लोकल बॉडीज को क्या करना चाहिए, पावर्स को ट्रांसफर करना चाहिए। एक आपकी कमेटी है 1961 में के कमराज कमेटी, फाइन। तो ये किस पे फोकस करती है कि जो एग्जिस्टिंग आपकी लोकल बॉडीज है ना, इनको स्ट्रेंथन करा जाए, लेकिन ये फेल हो जाती है टू गिव अ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी टू देम, ये उनको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी नहीं दे पाती। फिर 1997 में अशोक मेहता कमेटी आती है जो कि सजेस्ट करती है फर्दर इंप्रूवमेंट्स इन द पंचायती राज, जो कि कहती है कि 2 टायर सिस्टम को क्या करो, क्रिएट करो, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज। यही फंसोगे, ठीक है, यूपीएससी यहीं पे चेंजेस करेगा, 3 को 2 बना देगा, 2 को 3 बना देगा। सो बलवंत राय, ठीक है, 3 देखो बलवंत में बल है तो वो 3 चीजों को भी सह जाएंगे, ठीक है। अशोक, तो अशोक से 2 याद रखो, ठीक है। आपको शौक लगा कि ओ 2, आपको 2 बार शौक लगा, तो ऐसे करके याद कर लो। इसने क्या करा, इसने एम्फेथाइज करा कि मोर पावर्स किसको दो, लोकल बॉडीज को दो, ताकि क्या कर पाओ, इन्हांस कर पाओ डेमोक्रेसी को, फाइन। उसके बाद में जीवी के राव कमेटी आपको देखने को मिलेगी, जो कि फोकस करती है इम्प्रूव करने में एडमिनिस्ट्रेशन एट द लोकल लेवल। इसने क्या करा, इट प्रपोज अ ग्रेटर रोल फॉर पंचायत इन द प्लानिंग, ठीक है, इसने प्रपोज करा स्पेशली किस पे, रूरल डेवलपमेंट के अंदर। फिर 1989 में आपको एल.एम. सिंघवी कमेटी देखने को मिलेगी, जो कि सजेस्ट करती है, सजेस्टेड मेकिंग पंचायत एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द गवर्नेंस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, और ये रिकमेंड करती है कि जो पंचायत हैं इनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए हमारे संविधान के अंदर। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट, ओके। तो एक कमेटीज का यार प्लीज देख लेना अच्छे से, फाइन। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, वेट अ मिनट, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलती है 73, मैं इसको सेकंड बोले जा रही हूँ बार बार, 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कौन सी अमेंडमेंट, 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको देखने को मिलेगी 1992 के अंदर। तो ये जो अमेंडमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दे देती है पंचायती राज को, एंड इनको मैंडेटरी बना देती है स्टेट्स के लिए कि आपको एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, आपके पास भाई और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। आपको क्या करनी पड़ेंगी, आपको पीआरआईज एस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी। ये एम्पावर्ड करती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, ताकि वो फंक्शन कर पाए इफेक्टिवली, मोर इफेक्टिवली एंड बी मोर पार्टिसिपेटरी इन द गवर्नेंस, और क्या कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाए गवर्नेंस के अंदर। अब यहाँ पे पढ़ते हैं कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के फीचर्स क्या देखने को मिलेंगे। तो इसने बात करी थी कि हमारे होना चाहिए 3 टायर सिस्टम, विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उसके बाद में कि जो ग्राम पंचायत हैं विलेज लेवल पे, उनमें क्या होना चाहिए, और जो पंचायत समिति है इंटरमीडिएट लेवल पे, और जो जिला परिषद है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इनके अंदर क्या होना चाहिए, इनके अंदर होने चाहिए डायरेक्ट इलेक्शन। जरा मैं चेक कर लूँ, इज एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली, या। उसके बाद में डिसेंट्रलाइजेशन, जो पावर्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो क्या करा गया, वो स्टेट गवर्नमेंट से लेके लोकल बॉडीज को ट्रांसफर करी गई, ताकि वो क्या कर पाए, ग्रास रूट लेवल पे बेटर डिसीजन को मेक कर पाए, ले पाए। वुमेन को भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया, 33% जो सीट्स हैं वुमेन के लोकल बॉडीज में क्या करी गई, रिजर्व्ड करी गई।
और जो पंचायत के इलेक्शंस हैं, बोला गया कि हर 5 साल में रेगुलरली क्या होने चाहिए, आपके इलेक्शंस होने चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो था वो दिया गया, ठीक है, रिकॉग्नाइज करा गया एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। उसके बाद में कंपल्सरी प्रोविजंस थे कुछ आपको देखने को मिलेंगे, वो कौन कौन से थे कि 3 लेवल्स होने चाहिए, 3 टायर्स होने चाहिए, दैट इज द विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, और डायरेक्ट इलेक्शन तीनों ही लेवल्स पे होने चाहिए। और एससी एंड एसटी एंड वुमेन्स के लिए आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, रिजर्वेशन देखने को मिलती है। रेगुलर इलेक्शन जो थे ये भी एक कंपल्सरी प्रोविजन आपको देखने को मिलेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब जो अगर आपने बोला है कि भाई तीनों में डायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए और हर 5 साल में होने चाहिए, तब आपके पास इलेक्शन करवाने के लिए कोई बॉडी भी तो होनी चाहिए ना लोकल लेवल पे। तो यहाँ पे बात करी गई कि जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है इनको क्या करा जाए, इनको फॉर्म करा जाए। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट, ओके फाइन। उसके बाद में आपके कुछ वॉलेंटरी प्रोविजंस हैं, मर्जी है, इफ यू वांट टू ऐड यू कैन ऐड, अदरवाइज यू कैन लीव दीज प्रोविजंस। तो स्टेट गवर्नमेंट्स क्या कर सकती हैं, कैन प्रोवाइड, ठीक है, मस्ट नहीं लिखा, कैन कर सकती हैं, वॉलेंटरी है। प्रोवाइड फॉर द डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द पंचायत एज दे डीम फिट, जैसा उनको सही लगता है वो वैसे उनको डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स जो है वो कर सकती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो कर सकती हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स ऑन पंचायत मैटर कैन बी लेजिस्लेटेड बाय द स्टेट्स, फाइन, स्टेट्स कर सकती हैं। और जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है ये मैंडेटरी नहीं है फॉर ऑल द स्टेट्स, लेकिन जो 73rd अमेंडमेंट है इसने कंपल्सरी कर दिया टू होल्ड द इलेक्शन। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू पीपल, फाइन, ओके। उसके बाद में हमें देखने को मिलेगा द पैसा एक्ट, फाइन। अब ये पैसा एक्ट आपको कब देखने को मिलेगा, 1996 में। 73rd अमेंडमेंट कब देखने को मिलेगी, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, फाइन। द प्रोविजंस ऑफ पैसा, अब इसके प्रोविजंस हमें क्या देखने को मिलेंगे, जो पैसा था उसको उस मतलब इसका पहले फुल फॉर्म देख लो, पंचायत एक्सटेंशन टू स्केड्यूल एरिया। तो यहाँ पे इनका क्या करा गया था, इनका एक्सटेंशन करा गया था, फाइन। तो जो पैसा था उसको पास करा गया था 1996 में, जिसमें क्या करा गया था कि जो प्रोविजंस हैं आपके 73rd अमेंडमेंट के, जो स्केड्यूल एरियाज हैं, जो ट्राइबल रीजन्स हैं, वहां तक क्या करा गया था, इनका एक्सटेंशन करा गया था, ठीक है। तो पैसा की फुल फॉर्म क्या है, पंचायत का एक्सटेंशन टू दी स्केड्यूल एरियाज आपके ट्राइबल रीजन्स में। इसने क्या करा, पैसा में क्या प्रोविजंस आपको देखने को मिलेंगे, इट रिकॉग्नाइज दैट ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज, ठीक है। इसने एम्पावर्ड करा ग्राम सभा को जो ये वाले एरियाज में थी कि वो डिसीजन को मेक कर पाए, फॉर्म कर पाए लोकल डेवलपमेंट को लेके, इंक्लूडिंग उनके जो लोकल रिसोर्सेज हैं उनकी मैनेजमेंट एंड जो उनकी लैंड है, ठीक है। और इस पैसा ने जो पैसा के प्रोविजंस हैं इसमें क्या बात करी गई है कि इंश्योर करा गया है ट्राइबल ऑटोनॉमी, ठीक है, ओवर दियर लैंड, उनके फॉरेस्ट और उनके वाटर रिसोर्सेज के ऊपर। उसके बाद हम देखेंगे फाइनेंसेस ऑफ पंचायत। तो सोर्स ऑफ रिवेन्यू क्या रहता है पंचायत के लिए, तो जो पंचायत है वो फंडिंग रिसीव करती हैं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से भी और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी। तो ये चीज़ों को यार अच्छे से पढ़ लो। अब एक है आपकी स्टेट फाइनेंस कमीशन। दीज बॉडीज क्या करती हैं, रिकमेंड करती हैं फाइनेंशियल डेवोल्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को लोकल बॉडी की, फाइन। और इनके खुद के रिवेन्यूज क्या होते हैं, इनके जो लोकल टैक्सेस होते हैं वहां से ले लेते हैं, लोकल टैक्स लगा के, कुछ फाइन लगा के, कुछ फीस लगा के, ठीक है। तो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से जो पंचायत है इनके पास में फाइनेंस आता है, रिवेन्यू आता है, आपके स्टेट गवर्नमेंट के पास से, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास से स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो रिकमेंडेशन करती हैं, एंड इनके खुद के जो रिवेन्यूज होते हैं। अब इनको चैलेंज क्या देखने को मिल रहा है, देखो मैं आपको बहुत अच्छे से करवा रही हूँ, एक बार अच्छे से पढ़ लो, बहुत बार पंचायती राज आएंगे तो आप बार बार करोगे ना, पक जाओगे, ठीक है, इन चीज़ों के अंदर। और आप बोलोगे अमन की आप मेंस की तरह क्यों करवा रहे हो, तो देखो क्वेश्चन की अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी ना, आप किसी भी तरह का क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व कर पाओगे, फाइन। तो ये चीज़ है। उसके बाद में चैलेंज क्या देखने को मिल रहा है, इनके पास कमी है एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, एंड ये डिपेंडेंट है स्टेट गवर्नमेंट की ग्रांट्स के ऊपर, फाइन। अब रीजंस क्या है, जो इनकी जो परफॉर्मेंस है वो इनइफेक्टिव है, ठीक है। क्या रीजंस हैं, तो पहले पास इनके पास पावर नहीं है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। बेशक इनको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हो रहा है, जो पंचायत हैं ये ऑफन स्ट्रगल करती हैं किसमें, जब इनकी बात आती है पावर की, डिसीजन मेकिंग पावर की, डिपेंडेंट ही रहती है स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर।
जो इनकी फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत वीक आपको देखने को मिलेगी, जस्ट बिकॉज इनके पास में लिमिटेड रिवेन्यू सोर्सेज हैं। इसकी वजह से इनकी जो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा पुअर है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आपको बहुत देखने को मिलेगी। उसके बाद में इनएडिक्वेट कैपेसिटी एंड ट्रेनिंग है। जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना, वो वेल इक्विप्ड नहीं होते हैं, ठीक है, हैंडल नहीं कर पाते हैं गवर्नेंस को, एंड प्लानिंग के जो टास्क होते हैं उसको इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। उसके बाद में जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स हो रही है वो बहुत ज़्यादा अनइक्वल आपको देखने को मिलेगी। कुछ स्टेट्स जो है वो फुली एम्पावर्ड पंचायत करती हैं, लेकिन कुछ जो है वो फुली एम्पावर्ड पंचायत को नहीं करती। करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट, ये तो हर जगह आपको देखने को मिलेगा, जो कि हैम्पर करता है इनके इफेक्टिव फंक्शनिंग को पंचायत की। और इसमें आपको लिमिटेड वुमेन्स की पार्टिसिपेशन देखने को मिलती है, ऑल्दो कि 33% आपकी सीट्स रिजर्व कर दी गई हैं, ये रिजर्वेशन अभी भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो एक्चुअल पार्टिसिपेशन आपको वुमेन की देखने को मिलेगी ना डिसीजन मेकिंग में, वो अभी भी बहुत सारे एरिया में क्या है, लिमिटेड है। फाइन, तो ये मैंने बार बार बता दिया आपको, इतना मैं अब नहीं बताऊंगी आपको। दैट मच इज इनफ फॉर यू पीपल, राइट? ओके ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 59th क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, तो अब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है ये हमें समझना है। ये 4 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, तो आ जाओ देखते हैं कौन सी क्या है। तो पहली बात ये हो रही है कि इसका कोई मेंशन नहीं है संविधान के अंदर। ओके, दूसरा बोला गया है कि जो 6 मंथ का पीरियड है उसको 2 मोशंस के बीच में क्या होना चाहिए, मतलब एक मोशन है, ये मोशन है, उसको पास करने से पहले मस्ट इलैप्स कितने मंथ का पीरियड, 6 मंथ का पीरियड, ठीक है, ताकि नया मोशन आ पाए। फाइन, मतलब इन्होंने बोला कितना टाइम है, इन्होंने 6 मंथ्स बोला, मुझे नहीं पता, मैं नहीं बताऊंगी अभी, आगे बताती हूँ, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि कम से कम ना 100 मेंबर्स को सपोर्ट करना पड़ेगा इस मोशन को, किसको, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन को पार्लियामेंट में पास करने से पहले। ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो पास करने से पहले उन्होंने बोला कुछ मेंबर्स को ना सपोर्ट करना होता है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कम से कम 100 मेंबर्स की सपोर्ट चाहिए। ओके जी। उसके बाद में जो मोशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस है इसको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस करा जा सकता है। अब देखो, मैं आपको बोल देती अवॉइड एक्सट्रीम वर्ड्स, अवॉइड एक्सट्रीम वर्ड्स, ऐसे बोल देती, तो आप क्या करते, ओके, एक्सट्रीम वर्ड कैंसल कैंसल कैंसल, ठीक है, कैंसल कैंसल कैंसल, और आंसर लगाते 1 2 एंड 3, यही लगाते ना, ठीक है, यही लगाते ना, जो कि आपका क्या है, गलत है, जो कि आपका क्या है, गलत है। तो अगर आपको पॉलिटिक्स की नॉलेज है तो अभी कह रही हूँ पढ़ लो, तुक्का भी लगता है, तुक्का हर वक्त सही नहीं होता, ठीक है, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस पे तुक्का नहीं लगता। आ जाओ फिर मत लगाओ यार, नॉलेज बहुत जरूरी है। और एक करेक्ट आंसर आपका 1 और 4 है, समझा देती हूँ, आ जाओ इवेल्युएट करते हैं, आ जाओ इन ऑप्शंस को। तो देखो ये बात जो कह रहे हैं कि देयर इज अ नो मेंशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये बात आपकी एकदम आपको वैलिड देखने को मिलेगी, ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। जो संविधान है इंडिया का, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करता आपकी नॉन कॉन्फिडेंस मोशन को। ये एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है, इसको गाइड करा जाता है रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा एंड प्रेसिडेंट्स के द्वारा, ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलो यहाँ पे टिप देती हूँ आपको, बहुत बार यूपीएससी क्या करता है, जब उसने लिखा होता है कि ये चीज़ आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो मैक्सिमम टाइम वो स्टेटमेंट क्या होती है, गलत होती है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि नहीं मेंशन, जिसकी वजह से इसके जो सही होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, राइट। और दूसरी स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि 6 मंथ्स का पीरियड मस्ट इलैप्स बिटवीन द इंट्रोडक्शन ऑफ वन एंड द अदर मोशन, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एकदम इनकरेक्ट आपको देखने को मिलेगी। ऐसा कोई भी आपको जो है वो रूल नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, इज अ नो सच रूल जो मैंडेट करता हो कि आपको 6 महीने वेट करना पड़ेगा, ठीक है, 2 मोशंस के बीच में, कि आपको इंट्रोड्यूस करना है तो आपको वेट करना पड़ेगा अगला लाने के लिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। और क्योंकि जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन है वो एट एनी टाइम, देखो अब लोग जाते हैं ना वो ट्रिक से, अवॉइड एक्सट्रीम वर्ड्स आर ऑलवेज रॉन्ग, तो वो आप करके आते तो गलतियां हो जाती, समझ में आया। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि आप किसी भी वक्त नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास कर सकते हो एज लॉन्ग एज वो फॉलो करता है आपके प्रोसीजरल रूल्स को।
उसके बाद में एटलीस्ट 100 मेंबर्स। कितने मेंबर्स? 100 मेंबर्स। चलिए यहाँ पे मैं एक टिप बताती हूँ आपको। यूपीएससी ना हमेशा डेटा में ना चेंजेस कर देता है। वो 100 को मतलब जो नंबर होता है उस नंबर को या तो इंक्रीज कर देगा या डिक्रीज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सतर्क हो जाना कि अगर आपको ऑप्शन आए और आपको चांसेस लगे कि अच्छा ये भी स्टेटमेंट है और ये भी स्टेटमेंट है, तो थोड़ा ध्यान से जाना कि यहाँ पे यूपीएससी नंबर देते हैं ना, कुछ फिगर्स देता है, कुछ फैक्ट्स देता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा बच के, थोड़ा सतर्क हो जाना। अब मैं ये क्यों नहीं कह रही कि वो हमेशा गलत होते हैं, यार आप कुछ भी गलत करके आ जाओगे पेपर में फिर, ठीक है। तो कभी भी 100 नहीं चाहिए होते हैं। आप मुझे बताओ, आप नो कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो ना? नो कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो। तो एक ही जीरो है ना इसमें, तो मतलब एक ही जीरो आएगी। अब इसको 5 बना लो। क्या बना लो? इससे लेके इसको लेके ऐसे करके 5 बना लो। देखो एन ओ नो है ना, ठीक है। तो ऐसे करो और ऐसे करो, मतलब 50 कितने चाहिए आपको? 50 ही मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। ओके अब देखो दिस कोई रिक्वायरमेंट नहीं है रूल्स फॉर नो कॉन्फिडेंस मोशन में, लेकिन प्रैक्टिस में फिर भी क्या करा जाता है कि कम से कम उसको जरूरत होती है कि अगर आपको नॉन कॉन्फिडेंस मोशन को पास करना है, एटलीस्ट आपके 50 मेंबर्स क्या करें, उसका सपोर्ट करें, ठीक है, ताकि फिर उसको कंसिडर करा जाए आपका, नॉट 100। अच्छा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई थी। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि जो मोशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस है ना, वो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस करा जा सकता है। तो ये बात सत्य 100% आपकी क्या है? सत्य है। फाइन, तो स्टेटमेंट आपकी करेक्ट आपको देखने को मिलेगी। जो नॉन कॉन्फिडेंस जो नॉन नहीं जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है कि नॉर्मली भी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, जो कि आपका लोअर हाउस है पार्लियामेंट का, और ये एप्लीकेबल नहीं है आपकी काउंसिल ऑफ उसमें, ठीक है। तो दिस इज जो आपका अपर हाउस है, जो आपकी काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, उसमें ये क्या है, उसमें ये एप्लीकेबल नहीं है। तो हेंस आपकी 1 और 4 स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। अब आ जाओ जरा पढ़ते हैं व्हाट इज नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। तो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है आपका, ये एक पार्लियामेंट्री मोशन है, जो कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट क्या करते हैं? मूव करते हैं। किसके अगेंस्ट? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। किसके अगेंस्ट? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में क्या करते हैं? आपका ये मोशन जो है वो इंट्रोड्यूस करा जाता है, पास करा जाता है। ये एक्सप्रेस करते हैं कि दे नो लॉन्गर हैव द कॉन्फिडेंस, कि उनको जो ये मेंबर ऑफ हाउस मेंबर्स है ना हाउस के, इनकी मेजोरिटी पे उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। तो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, उनको कॉन्फिडेंस नहीं है किनके ऊपर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर, उनकी मेजॉरिटी है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री प्रोविजंस क्या देखने को मिलेंगे? पहली बात तो हमेशा याद रखना, एक शीट बना लो प्लीज, वहां पे लिख लो एक शीट में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन, यहाँ पे लिखो जो मेंशन है, जो नहीं मेंशन यहाँ पे लिखो। अब यहाँ पे आप लिख देना आज अपनी शीट में नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। क्या लिखना है आपको? नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। क्या नहीं है? ये मेंशन नहीं है। अगर संविधान में नहीं है तो कहाँ पे है? तो ये है आपका रूल्स ऑफ प्रोसीजर में लोकसभा के। फाइन। और जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन है, एक पार्लियामेंट्री डिवाइस आपको देखने को मिलेगा जो कि यूज करा जाता है टू इंश्योर कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो मेंटेन करके रखें अपना मेजॉरिटी, ठीक है। मेंटेन्स द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी इन दी लोकसभा। और इसको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही क्या करा जा सकता है? इंट्रोड्यूस करा जा सकता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि अभी इसका प्रोसीजर क्या है? कोई तो स्टेप्स होते होंगे ना इसको इंट्रोड्यूस करने के। तो जो नॉन कॉन्फिडेंस आपका मोशन है, इसको कोई भी मेंबर, एक्सट्रीम वर्ड्स पे मत जाना प्लीज, ध्यान से पढ़ लो। कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या कर सकता है? लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकता है। इस मोशन को कम से कम 50 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ठीक है, इसको डिबेट में एडमिट करने से पहले कि हम आपके इसको कंसिडर करें, उससे पहले 50 लोगों के सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एक बार अगर इसको एडमिट कर लिया, जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है वो एक डेट फिक्स करते हैं कि इस दिन डिबेट होगी और इस दिन क्या होएगी? वोट होएगी, ठीक है। उस चीज का टाइम डिसाइड करते हैं। और जो वोट है मोशन पे, वो एंड ऑफ द डिबेट पे क्या करती है? जैसे मान लो कि स्पीकर ने बोला कि अच्छा आज मोशन हुआ, कंसिडर करा, ओके जी कंसिडर हो गया, 50 लोगों ने सपोर्ट कर दिया। तो जो स्पीकर होंगे लोकसभा के, वो बोलेंगे कि आज से 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद इस चीज पे डिबेट होएगी। अब जब पूरी डिबेट एंड हो जाएगी तब आपकी वोटिंग होती है, ठीक है। तो ऐसे करके आपका जो है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो काम करता है। कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग इसके। नो कॉन्फिडेंस जो नो कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है। तो ये मोशन जो है कंसिडर्ड पास, कब इसको पास माना जाता है कि ये पास हो गया? जब मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स क्या करें लोकसभा में, इसके फेवर में वोट करें। अगर ये पास हो गया
तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जिसको हेड करते हैं आपके प्रधानमंत्री, पीएम ऑफ इंडिया, उनको क्या करना पड़ेगा? रिजाइन करना पड़ेगा। इंट्रोड्यूस करने के लिए इनको 50 लोगों की सपोर्ट चाहिए, फिर डिबेट होएगी, डिबेट के बाद वोटिंग होएगी। अगर वोटिंग इसके फेवर में निकल गई तो मतलब अब ये पास हो गया, और अगर ये पास हो गया तो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, दे मस्ट रिजाइन। फाइन। तो उसके बाद देखो मस्ट भी एक्सट्रीम वर्ड है, तो प्लीज एक्सट्रीम पॉइंट्स पे, एक्सट्रीम वर्ड्स पे मत जाना। अब इसकी ड्यूरेशन क्या है? कोई वेटिंग पीरियड की ड्यूरेशन नहीं है इसके बीच में, कि आपने एक लाया फिर अगला सक्सेसिव मोशन लाने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एट एनी टाइम मोशन कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस। देखो सेम सेशन में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता विदाउट द एडवोकेट टाइम फॉर डिबेट, लेकिन कभी भी जो हो सकता है, मतलब उसका कोई टाइम नहीं है, आप कभी भी दूसरा मोशन ला सकते हो अगर आप रूल्स को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, अब इसके साइलेंट फीचर्स आपको क्या देखने को मिलेंगे कि इसको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इंट्रोड्यूस जब लोकसभा में होगा तो वोट भी किस में होगी? इन द लोकसभा में ही होगी, जिसको लोअर हाउस बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं। कोई स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन इसका मेंशन नहीं है, नो मिनिमम इंटरवल, जो आपको बार बार मेरी चीजें रिपीट हो रही हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ जाता है इन केस ये मोशन आपका पास हो जाता है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस मोशन का? ये एग्जीक्यूटिव पावर पे चेक ऑन है। ठीक है, तो जो नॉन कॉन्फिडेंस आपका मोशन है ये एक्ट करता है एज अ चेक ऑन एग्जीक्यूटिव, जो आपकी गवर्नमेंट है, इंश्योर करने के लिए कि वो जो लेजिस्लेचर है, जो पार्लियामेंट है, जो लोग है, जो आवाज बैठी है वहां पे, है ना, लोगों की, वो उसके जो वर्क है उसके अगेंस्ट में, उसके इंटरेस्ट के, जो उनका वर्क है वो उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में नहीं है। पावर ऑफ द लोकसभा ये शोकेस करता है कि लोगों की पावर, ठीक है, पावर ऑफ द लोकसभा ओवर द एग्जीक्यूटिव। जो एग्जीक्यूटिव कौन है? जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है, फाइनली जाके जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जो आपकी गवर्नमेंट आती है, ये उसके ऊपर आपकी पावर को दिखाता है, शोकेस करता है। ठीक है, तो इसीलिए जो गवर्नमेंट को मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द लोकसभा मेंबर्स। अब रिसेंट एग्जांपल्स अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूं, 2018 में नो कॉन्फिडेंस मोशन जो था वो एनडी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में क्या करा गया था? पास करा गया था, मतलब इंट्रोड्यूस करा गया था। पास नहीं बोलूँगी, इंट्रोड्यूस बोलूँगी मैं, सॉरी। जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन है वो ऑपोजिशन ने क्या करा था? गवर्नमेंट के अगेंस्ट में क्या करा था? नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट थी इनके अगेंस्ट में क्या करा था? इंट्रोड्यूस करा था, पर ये मोशन को डिफीट कर दिया गया क्योंकि रूलिंग गवर्नमेंट के पास में क्या थी? लोकसभा में मेजॉरिटी थी। ठीक है, उसके बाद में 2016 की बात भी, उससे पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन को कांग्रेस के अगेंस्ट करा गया था। तो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है इसको मूव करा गया था कांग्रेस लेड यूपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, बट इसको भी डिफीट कर दिया गया था क्योंकि उस टाइम पे इस गवर्नमेंट के पास में भी क्या थी? मेजॉरिटी थी। समझ में आ गया? तो आपको समझ में आया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है, कि आपका पार्लियामेंट्री टूल आपको देखने को मिलेगा। ये यूज करा जाता है ताकि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराया जाए, क्योंकि उसके अंदर डर भी तो होना चाहिए ना। समझ में आया? एंड इंश्योर करता है कि जो कॉन्फिडेंस है, कि इट हैज द कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। एक जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन होता है मस्ट बी, इसको बहुत केयरफुली क्या करना चाहिए? इंट्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि ये मेजॉरिटी की क्या दिखाता है? विल दिखाता है लोकसभा में। ठीक है, क्योंकि अगर उसकी विल चेंज हुई तो क्या हो जाएगा? एकदम से पोटेंशियल चेंज आपको गवर्नमेंट के अंदर देखने को मिलेगा, अगर ये सच में कामयाब हो जाता है जो आपने मूव करा है। ठीक है, दिसंबर 2024 में ऑपोजिशन पार्टी इंडिया में क्या करा? इनिशिएट करा, जो ऑपोजिशन पार्टीज है उन्होंने इनिशिएट करा, मूव करा नो कॉन्फिडेंस मोशन। किसके अगेंस्ट में? वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकार, मुझे ना थोड़ा नाम का प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती है, उनके अगेंस्ट में, हु ऑल्सो सर्व द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जो राज्यसभा के क्या है? चेयरमैन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस कौन से उस चीज पे कौन सी एलिगेशन लगाई थी? ऑफ पार्टीशन कंडक्ट ड्यूरिंग द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। तो इनके ऊपर ना कुछ एलिगेशन लगा दी गई थी पार्टीशन की। उसके बाद में देखो मैं आपको बताती हूँ ऑपोजिशन ने क्या लगाई एलिगेशंस। तो जो ऑपोजिशन है उसने एक्यूज करा कि जो वाइस प्रेसिडेंट है आपके, ठीक है, वो बायस्ड है, पार्टीशन है अपने चेयरमैन के रोल में, कि वो ना भाई वो करते हैं, भेदभाव करते हैं हमारे साथ में। अलर्ज करा कि ये बीजेपी के मेंबर्स को ना इशू रेज करने की मौका देते हैं, लेकिन जो ऑपोजिशन के को जो सिमिलर अपॉर्चुनिटी मिलनी होती है ना उसको नकार देते हैं कि नहीं तुम नहीं कर सकते। तो इनके ऊपर ये इल्जाम लगे, ठीक है, एलिगेशंस लगी। अब पार्टीज कौन कौन से इन्वॉल्व थी? इंडिया ब्लॉक, चलो ये तो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। आउटकम क्या आया कि जो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन थे, ठीक है, जो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, और जो क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ही क्या होते हैं? डिप्टी चेयरमैन होते हैं। सॉरी, वाइस प्रेसिडेंट ही क्या होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ही आपके चेयरमैन होते हैं। ठीक है, अब एक होते हैं आपके डिप्टी चेयरमैन हरिवंश। तो इन्होंने इस मोशन को डिसमिस कर दिया। अब देखो
एक होते हैं चेयरमैन, एक होते हैं डिप्टी चेयरमैन। तो जब इनके ऊपर मोशन लग रहा है तब ये अपना फैसला खुद थोड़ी ना लेंगे, तब पिक्चर में आते हैं डिप्टी चेयरमैन। कौन पिक्चर में आते हैं? डिप्टी चेयरमैन। तो इन्होंने इस मोशन को डिसमिस कर दिया, क्या बोल के, क्या कोट करके, प्रोसीजरल फ्लॉ सच एज लैक ऑफ मैंडेटरी 14 डे नोटिस एंड टेक्निकल एरर्स को बोल के उन्होंने इसको रफा तफा कर दिया, ठीक है, डिसमिस कर दिया। अब सिग्निफिकेंस अगर हम लोग देखें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री कि जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन है वो किसी चेयरमैन या मतलब जो राज्यसभा के चेयरमैन है उनके खिलाफ जो था वो मूव करा गया। ये पॉइंट मस्ट बी नोटेड, ठीक है। कब की बात है? दिसंबर 24 की बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये करंट अफेयर का फ्लेयर जो मैंने यहाँ पे था वो ऐड करा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि आज तक हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो आपके चेयरमैन और जो चेयरमैन है उनके खिलाफ कभी मूव करा गया हो। पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन देखें तो जो मोशन है ये अंडरस्कोर द स्ट्रेन्ड रिलेशन बिटवीन द रूलिंग गवर्नमेंट एंड अपोजिशन पार्टी। चलो छोड़ो, कुछ नहीं है, छोड़ो। तो मैंने आपको बताया कि जब चेयरमैन के ऊपर पास हो रहा है तो डिप्टी चेयरमैन ने यहाँ पे क्या अपना रोल दिखाया। तो डिप्टी चेयरमैन का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल था, ठीक है, क्योंकि अगर वो नहीं होंगे, पहले अगर देखो अगर चेयरमैन प्रिसाइड कर रहे होते हैं तब डिप्टी चेयरमैन साइड में होते हैं, लेकिन इनकेस अगर ये नहीं होते हैं तो कौन प्रिसाइड करता है? डिप्टी चेयरमैन प्रिसाइड करते हैं आपके, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं राज्यसभा की, ठीक है। क्योंकि अगर उनको, अगर मान लो मैंने इनके ऊपर मोशन चलाया और इनको ही प्रिसाइड करने का मौका दे दिया तो खुद को रेस्क्यू कर लेंगे ये अपने आप को, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और जो आपके डिप्टी चेयरमैन होते हैं कमांड में सेकंड होते हैं राज्यसभा में, फाइन। और तो ये मैंने आपको बता दिया, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइन। तो जो पार्लियामेंट है या फिर जो आपकी स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं वो डिक्लेयर कर सकते हैं, कैन डिक्लेयर अ सीट वेकेंट अगर इफ अ मेंबर एब्स्ट्रेन्स हिमसेल्फ, अगर मेंबर क्या करता है, एब्स्ट्रेन्स हिमसेल्फ विदाउट परमिशन फ्रॉम द सेशन फॉर एटलीस्ट कितने टाइम के लिए, अगर वो बिना परमिशन से, अगर उसने परमिशन नहीं ली और वो इतने टाइम तक जो है वो एब्स्ट्रेन है, वो आप पे नहीं है, वो कुछ नहीं कर रहा, ठीक है ही नहीं है वो, तो वो उसकी सीट को वैकेंट जो है वो घोषित कर सकते हैं। कौन? आपकी पार्लियामेंट और आपकी स्टेट लेजिस्लेचर। तो कितने टाइम तक की बात है? तो इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा, इसका आंसर आपको 60 देखने को मिलेगा, फाइन। तो अगर 60 दिन तक कोई भी मेंबर अपने आप को एब्स्ट्रेन करता है बिना परमिशन के सेशन से, तो उसको क्या करा जाता है? उसकी सीट को वैकेंट घोषित कर दिया जाता है, फाइन। तो देखते हैं कौन से आर्टिकल में इसकी बात होती है। तो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 101, अकॉर्डिंग टू दी आर्टिकल, देखो वेकेंट के स्पेलिंग क्या होते हैं? वी, है ना। अब वी होते हैं ना वेकेंट की स्पेलिंग, तो वेकेंट की स्पेलिंग है, देखो वी में कितने वो हैं, ये हैं, लेकिन बीच में स्पेस है, इसको मैंने बना दिया 0। तो 101 क्या करता है आपका? 101 आपका क्या करेगा? वो बात करता है आपकी इनकी सीट को वेकेंट को लेके, ठीक है। देखो, तो अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेशन को अटेंड करने में फेल हो जाता है विदाउट द परमिशन ऑफ स्पीकर और चेयरमैन, उनकी परमिशन के बिना 60 दिनों के लिए, देन उसको माना जाता है एब्सेंट और सीट को डिक्लेयर कर दिया जाता है वैकेंट, फाइन। सिमिलरली अगर स्टेट लेजिस्लेचर में ये सेम रूल एप्लीकेबल होता है, अगर वो क्या करता है, वो बिना बताए गायब रहता है मेंबर, ठीक है, और सेशन को अटेंड नहीं करता लगातार 60 दिनों के लिए विदाउट परमिशन, तब भी उसकी सीट को वैकेंट कर दिया जाता है। तो ये रूल क्या करता है? ये इंश्योर करता है कि जो मेंबर्स हैं वो एक्टिवली क्या कर पाए, लेजिस्लेटिव प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाए, और सिर्फ ऐसे बिना अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करे, वो सीट को सिर्फ पकड़ के ना रखें। अगर आप जिम्मेवारी पूरी करोगे ये सीट आपकी है, कॉन्ग्रेचुलेशन, बट अगर आप उसकी जिम्मेवारी को पूरा नहीं करोगे देन टाटा बाय बाय टू यू, फाइन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज इंडल्ज इन बाय कैंडिडेट ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन। कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, ठीक है। और इनमें से ये कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं आपकी जो कि कोई एक कैंडिडेट है वो इलेक्शन कैंपेन के दौरान करता है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सी करप्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कि सही नहीं है। लोगों को गिफ्ट देना ताकि वो वोट को इंड्यूस कर पाए, ठीक है। अपील करना वोटर्स को कास्ट के और धर्म के बेस के ऊपर, फॉल्स करेक्टर की असैसिनेशन करना, दूसरे कैंडिडेट के धज्जियां उड़ाना करेक्टर की, और प्रोपागेशन करना, और सती की ग्लोरिफिकेशन करना। तो ये चारों के चारों ही क्या है आपकी करप्ट प्रैक्टिस आपको क्या मिलेंगी, देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो एज पर दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ RPA
1951 एज पर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951, ये क्या है, ये फॉल करती हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस। तो किसी को गिफ्ट देना, ठीक है, गिविंग गिफ्ट टू वोटर्स क्या करता है, इसको ब्राइबरी माना जाता है अंडर सेक्शन, अभी इंडियन पिनल कोड नहीं, आपको मुझे बताना है क्या आ गया है, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता और क्या क्या है आपको मुझे बताना है, ठीक है। उसके बाद में कास्ट और धर्म को लेके अगर उनको वोट अपील करना, तो ये भी आपका प्रोहिबिट करा जाता है अंडर द सेक्शन 123 क्लॉज 3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 1951, ठीक है, समझ में आया। फॉल्स करेक्टर का करना, तो ये इसको डिफेमेशन माना जाता है, आप किसी के करेक्टर पे दाग लगा रहे हो तो इसको डिफेमेशन का इश्यू माना जाता है। और फॉल्स प्रोपेगेंडा फॉल करता है सेक्शन 123 क्लॉज 4 के अंदर में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के 1951 के। प्रोपेगेशन करना, ग्लोरिफिकेशन करना, ये भी एक ऑफेंसिव प्रैक्टिस आपको लॉ के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है, जो कि पब्लिक ऑर्डर को वायलेट करती है, डिसेंसी को, मोरालिटी को, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसको तो खास करके क्या करा जाता है, प्रोहिबिट करा जाता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्शन। तो ये सारी एक्टिविटीज आपको क्या देखने को मिलेंगी, करप्ट प्रैक्टिसेस आपको, एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेंगी। अब जरा हम इलेक्शन को लेके कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़ लेते हैं। तो याद रखना हमेशा आर्टिकल 324 को, जो कि ग्रांट करता है इलेक्शन कमीशन को पावर कि वो ओवरसी कर पाए पार्लियामेंट के इलेक्शंस, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस और ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट की एंड वाइस प्रेसिडेंट की। तो ये बात किसमें करी गई है, 320 आर्टिकल 4 के अंदर, ठीक है। सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस, तो जो इलेक्शन कमीशन है वो एक इंडिपेंडेंट है और उसके पास में पावर है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने की, फाइन। उसके बाद में आर्टिकल 325 आपका जिक्र करता है कि नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन द इलेक्टोरल रोल। आप धर्म के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट के, सेक्स के बेस पे आप किसी को ये नहीं बोल सकते हो कि हम आपको लिस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे इलेक्टोरल रोल की और आप इनएलिजिबल हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद आर्टिकल 326 आपका बात करता है यूएएस की, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की। ये वोटिंग राइट्स हर एक सिटीजन को जो कि 18 साल का हो गया है और उससे ज़्यादा हो गया है कि वो क्या कर पाए, वोट कर पाए। लेकिन एक्सेप्शंस यहाँ पे क्या है, जो क्रिमिनल कन्विक्शंस हैं, ठीक है, तो उनको यहाँ पे नहीं होता है, फाइन। उसके बाद में आर्टिकल 327 किस चीज़ की बात करता है, पावर ऑफ अ पार्लियामेंट की वो विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस क्या बना पाए, लॉ बना पाए, ठीक है। तो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो लॉ बना पाए इलेक्शंस के रिगार्डिंग टू द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। उसके बाद में आर्टिकल 328 आपकी बात करता है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं वो लॉ बना पाए इलेक्शंस के रिगार्डिंग, ठीक है, इलेक्शंस टू स्टेट लेजिस्लेचर्स। आर्टिकल 329 क्या करता है, बार टू इंटरफियरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स। तो ये प्रिवेंट करता है कोर्ट्स को ताकि वो इंटरफियर ना कर पाए इलेक्टोरल मैटर के अंदर, एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कोर्ट तब पिक्चर में आएंगे जब यहाँ पे वायलेशन हो रही होगी फंडामेंटल राइट्स की, अदरवाइज ये क्या करता है, बार टू इंटरफियरेंस बाय कोर्ट्स इन दी इलेक्टोरल मैटर्स। उसके बाद में अगर हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट पढ़े 1950 और 1951 का, तो ये डील करता है प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स में एंड स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस बताने में, स्पेसिफाई करने में क्वालिफिकेशंस को, डिसक्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी वोटर्स की, ठीक है। इस्टेब्लिश करता है इलेक्शन कमीशन को एंड सेट करता है फॉर रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। उसके बाद में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 अगर हम लोग देखें तो ये ले डाउन करता है कि इलेक्शंस कैसे होंगे, एलिजिबिलिटी के कैंडिडेट्स की, इलेक्शन डिस्प्यूट्स के लेके बात करता है, करप्ट प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हैं हमने बताया ना अभी, तो उस चीज़ को ये उनके रिगार्डिंग रूल्स को ले डाउन करता है। ये जो एक्ट है ये डील करता है इलेक्शन ऑफेंस के साथ में, क्या पनिशमेंट्स होंगे प्रैक्टिसेस के लिए अगर आप इलेक्शन के दौरान करोगे, तो इस एक्ट में उस चीज़ की बात होती है। अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन का कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991। ये डिफाइन करता है पावर्स, सर्विसेज की कंडीशंस, फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड उसके मेंबर्स की, ठीक है। और ये इंश्योर करता है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो अपनी ड्यूटी को कैरी करने में उसके पास में क्या है, इंडिपेंडेंस है, वो डिपेंडेंट नहीं है। उसके बाद में एंटी डिफेक्शन लॉ की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। एंटी डिफेक्शन आपको देखने को मिलेगा 10th शेड्यूल के अंदर आपके संविधान के। तो ये डील करता है डिस्क्वालिफिकेशन को लेके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है, किस ग्राउंड पे, डिफेक्शन के ग्राउंड पे, दल बदल, फाइन। और ये प्रिवेंट करता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अरे भैया आपका मन कर रहा है, आप इस पार्टी से यहाँ पे जा रहे हो, इस पार्टी से यहाँ पे जा रहे हो, इस पार्टी से यहाँ पे जा रहे हो, आपका मन कर रहा है, तो इस डिफेक्शन से बचने के लिए लॉ आया एंटी डिफेक्शन, ठीक है, ताकि
बार बार आप फ्रिक्वेंट क्या ना करो, पार्टी को चेंज ना करो। अगर पार्टी को चेंज करोगे बार 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 बार, तो इससे बन जाती है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए लाया गया आपका एंटी डिफेक्शन का लॉ। द डीलिमिटेशन कमीशन एस्टेब्लिश करी गई, इसके तहत डीलिमिटेशन कमेटी एक्ट कमीशन, द डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट के तहत 2000 के तहत क्या करा गया, आपकी डीलिमिटेशन कमीशन को जो डीलिमिट करेंगी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, ठीक है, जो बाउंड्रीज बनाएंगी हर एक सेंसस के बाद कि अच्छा इतना एरिया ओके ये वाला, ठीक है। तो जो बाउंड्रीज बनाएंगी, जो डीलिमिट करेंगी, तो उसके लिए बनती है आपकी डीलिमिटेशन कमीशन। किसने एस्टेब्लिश करी? द डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002, ताकि क्या कर पाए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर कर पाए पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में बेस्ड ऑन दी पॉपुलेशन। अच्छा, उसके बाद में आपको रूल्स देखने को मिलेंगे। द कंडक्ट ऑफ रूल्स 1961, तो ये इशू करे गए हैं अंडर द रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951। जो ये रूल्स है ये गवर्न करते हैं कि क्या प्रोसीजर होगा नॉमिनेशन का, सेक्रेटरी का, पोलिंग का, काउंटिंग ऑफ वोट्स का इलेक्शन के दौरान, और ये कैसा कंडक्ट होगा, ठीक है, इलेक्शन कैसा कंडक्ट होगा ड्यूरिंग द इलेक्शंस। ये कवर करता है वोटर की आइडेंटिफिकेशन का टॉपिक, इलेक्शन के ऑफेंसेस क्या क्या है और इलेक्शन की पेटिशंस को लेके। उसके बाद आपने सुना होगा एमसीसी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये कोई एक्ट नहीं है, ठीक है, ये बट कुछ सेट है गाइडलाइंस का जिसको इशू करती है आपकी इलेक्शन कमीशन, ताकि जो आपकी इलेक्शंस हैं वो फ्री एंड फेयर जो है वो हो पाए। ये पार्टीज को प्रोहिबिट करता है, रोक लगाता है कैंडिडेट्स को, पार्टीज को, कि वो कोई अनएथिकल प्रैक्टिसेस में ना क्या ना कर पाए, इंगेज ना कर पाए, जैसे कि ब्राइबरी होगी, इन्फ्लुएंसिंग, वोटर्स को इन्फ्लुएंस करना ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड, तब लग जाता है आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। उसके बाद में लोकसभा इलेक्शन एक्ट है आपका 1951 का, ये गवर्न करता है लोकसभा के इलेक्शंस को, जो कि हाउस ऑफ पीपल के नाम से भी जाना जाता है, मतलब लोकसभा को, ठीक है। और कैसे प्रोसीजर, मतलब किस प्रोसीजर से इलेक्शन होंगे, उसमें ये एक्ट क्या करता है, डील करता है। तो प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन की बात देखें तो ये प्रोसीजर प्रोवाइड करता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेके, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेके, और ये ले डाउन करता है रूल्स को कि कैसे जो है इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा, कास्ट होंगी, काउंट होगी, ठीक है, एंड प्रोसीजर क्या होगा ऑथ का, ऑफिस का, मतलब प्रेसिडेंट की जो ओथ है और जो वाइस प्रेसिडेंट का जो भी है वो कैसा रहेगा। फाइन। द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018, ये क्या बात करती है, ये एक ऐसी स्कीम है ताकि आप पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए क्या कर पाओ, डोनेट कर पाओ, डोनेशंस दे पाओ, ठीक है। ये सिटीजन्स को, कोई भी एंटिटीज है आपकी, वो इनको इंश्योर करता है, परमिशन देता है, अलो करता है, परमिट करता है कि आप डोनेट कर पाओ, ठीक है। आप अपना नाम मत बताओ, ठीक है, किसी ने भी करा पता नहीं चलेगा, ओके। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को किसी भी डेजिग्नेटिंग बैंक से परचेज करके तो आप क्या कर सकते हो, इनको डोनेट कर सकते हो। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आपको 2018 की देखने को मिलेगी। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल अमेंडमेंट एक्ट 1989, ये अलो करता है वोटिंग बाय प्रॉक्सी, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया था, बाय इंडियन लिविंग अब्रॉड, जो इंडियन दूर रहते हैं, ठीक है, उनको ओवरसीज से वोट करने की परमिशन देता है। ये अलो करता है फॉर री नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स जिसने विड्रॉ कर लिया था कुछ इश्यूज की वजह से। फाइन। उसके बाद में एक पैसा एक्ट आपको देखने को मिलेगा, ये पंचायती राज के इलेक्शंस की बात यहाँ पे होती है। इसने क्या करा था, जो पंचायती राज के प्रोविजंस हैं स्केड्यूल एरियाज में, उनको क्या करा था, एक्सटेंड करा था। और ये इंश्योर करता है कि जो पंचायत हैं हैव ग्रेटर रोल और ग्रेटर कंट्रोल ओवर द लोकल गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्शंस फॉर द लोकल बॉडीज इन दोज एरियाज। फाइन। उसके बाद में करप्ट प्रैक्टिसेस, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, दिस इज ऑल। तो आर्टिकल कौन कौन से आपके इलेक्शन को लेके, ये मैंने आपको सारे जो है वो समझा दिए हैं, ठीक है, दैट इज ऑल, ओके। उसके बाद में थोड़ा सा देर की क्लास हमारी और रह गई है, थोड़ा सा ही बचा है, ठीक है। तो क्वेश्चन 25 से मैं चेक करूँ रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन और नॉट। यस, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, everything is going well. The value of a vote for member of the parliament for the election of the president of India is determined by the dividing the, ये चलो आपको दिखा देती हूँ नीचे, तो इसका आंसर सी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, कैसे ही आपको पता होना चाहिए। द वैल्यू ऑफ अ वोट फॉर मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में डिटरमाइन करी जाती है एक स्पेसिफिक फॉर्मूला के द्वारा, जो कि आपके संविधान ने प्रिस्क्राइब्ड करा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब्ड करा है, ठीक है। आ जाओ जरा देखते हैं। एंड द रेलिवेंट, ये तो छोड़ो, क्या होता है, जो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स है फॉर ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिवाइड करा जाता है बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज इन द लोकसभा एंड द राज्यसभा कंबाइन करके, ठीक है। अपनी बुक खोल के देखना, वहां पे आपको ये मिल जाएगा।
जो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है, स्टेट की पॉपुलेशन को देख के। देखो जो आपने टोटल वैल्यू है किन वोट्स की, ऑल ऑफ वोट्स ऑफ ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, तो इनकी वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है स्टेट असेंबली में, डिटरमाइंड करी जाती है कैसे, उनकी पॉपुलेशन को देख के। ये तो आपने निकाल ली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वोट, ठीक है, ओके। उसके बाद में and the value of the vote of the MP is determined by the dividing of total votes of all the members of legislative assemblies by the total। यार ये ना आपको ऐसे करके ऐसे लिखना, ये फिर आपको याद होएगा, ठीक है, ऐसे तो मैं इसको समझाना आपको थोड़ा मुश्किल है। आप बुक में जाना, आपकी बुक के ना इस ये पेज है अगर, तो इधर को लिखा हुआ है ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, यहाँ को पन्ना पलटना तो पीछे भी आपको दिखा हुआ मिलेगा ये। आ जाओ, तो हम देखते हैं कितना बचा है यार, हम 19th पेज पे आ गए, थोड़ा ही बचा है, बस 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 हो जाएगा, एक क्वेश्चन होएगा इसके बाद में, फिर ज़्यादा नहीं है, ठीक है, एक ये बचा है क्वेश्चन, हाँ बस एक ही क्वेश्चन बचा है, फटाफट हो जाएगा आपका। तो कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस देखते हैं, आ जाओ। तो आर्टिकल 55 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट हैं वो कंडक्ट होते हैं इस वे में, ताकि जो ईच वोट है हैज़ अ प्रोपोर्शनल वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट एंड नंबर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव। जब मैं आपको चैप्टर कराऊंगी ना अच्छे से तब बता दूंगी ये वाला, ठीक है। तो जो आर्टिकल 55 है वो प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क, किस मैनर में और किस तरह से जो आपके प्रेसिडेंट के हैं जो वो इलेक्शंस होंगे, ठीक है। अरे यार एक पेज पे ना आर्टिकल्स भी लिख लो सारे जितने भी आपने आज करे हैं, 324 325, ठीक है, सारे एक जगह पे आप लोग ना मेंशन कर लो। अब कैसे डिटरमाइंड होती है द वैल्यू ऑफ अ वोट फॉर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द, कैसे होती है, ये कुछ फॉर्मूला है, देखो यार ये देख लेना, बुक में जाके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये ऐसे करके लिख लेना, ऐसे ऐसे करके। तो कौन से मेथड से होती है मुझे आपने कमेंट करके बताना है, ठीक है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन, द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फॉलोज अ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ताकि फेयरनेस मेंटेन रहे आपके स्टेट के अक्रॉस। जो लार्जर पॉपुलेशन वाले स्टेट्स हैं उनके पास ग्रेटर वेटेज है, एंड स्मॉलर के पास जो है वो लेफ्ट बिहाइंड फील ना करें, ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल उनको देखो छोटी स्टेट्स को भी लेफ्ट बिहाइंड वाला फील नहीं करवाया गया। देखो फॉर एग्जाम्पल जो यूपी है, उत्तर प्रदेश, इसके पास में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, would have a much higher value for each ML and MP vote than smaller states like सिक्किम। देखो द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का रोल देखते हैं, जो वैल्यू ऑफ वोट्स है फॉर एमपीज इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टोटल वोट्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव। यार ये ना, ये छोड़ो, ये ना आप अभी कंफ्यूज हो जाओगे, ये आपको ना रट्टा मारना पड़ेगा सिंपली बस, और कुछ नहीं है, कुछ मत फंसो इस चीज़ों के अंदर, ठीक है। आप ये देख लो इलेक्टोरल कॉलेज का रोल क्या होता है। द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट इलेक्शन, इलेक्टेड एमपीज होंगे उसमें, दोनों के, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी। इलेक्टेड मेंबर्स होंगे आपके लेजिस्लेटिव, कौन से याद रख लो, इलेक्टेड कौन से हैं, इलेक्टेड दोनों के पार्लियामेंट के, ठीक है। और उसके बाद आपकी स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबलीज की या यूनियन टेरिटरीज के। ईच मेंबर क्या कर सकता है, सिंगल वोट को कास्ट कर सकता है, बट द वैल्यू ऑफ देयर वोट क्या करती है, डिफर करती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, डिफर करती है बेस्ड ऑन देयर रिप्रेजेंटेशन, फाइन। तो इलेक्शन कैसे कंडक्ट होते हैं, हाउ इज द इलेक्शन कंडक्टेड, द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्शन में क्या करा जाता है, यूज करा जाता है। एमपी एमएलए मार्क करते हैं अपनी प्रेफरेंसेस को, ऐसे होता है यार, बहुत सारे होते हैं, उन्होंने बोला ये हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये सेकंड है, ये फिर थर्ड है, ठीक है। तो सीक्रेट बैलेट के जरिए क्या करती है आपका जो इलेक्शन प्रोसेस है वो काम करता है। तो मान लो कि किसी को ज़्यादा लास्ट प्रेफरेंस मिले तो उसको वहाँ से फिर रिमूव कर दिया जाता है, फिर दूसरा काउंट होता है। तो ये पूरा ना एक प्रोसेस आपको देखने को मिलती है, ओके। तो इतना ही छोड़ो इसको। उसके बाद में आपको असर्शन दी गई है, रीजन दिया गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, कि प्रेसिडेंट को एप्लीकेबल नहीं है, ये असर्शन आपका बोलता है। और रीजन आपका दिया गया है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये स्पेशल पावर एंड प्रिविलेजेस को क्या करते हैं, संविधान के अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, ए आपका जो है वो यहाँ पे गलत आपको देखने को मिलेगा, और बी आपका जो है वो आपको यहाँ पे सही देखने को मिलेगा, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू द प्रेसिडेंट, ये बात एकदम गलत है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जैसे कि ऑल सिटीजन्स हैं वो भी सब्जेक्ट टू क्या है, लॉ है, लेकिन कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं जो कि आपके सर्टेन केसेस में आपके प्रेसिडेंट को, आपके राष्ट्रपति को क्या करती हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल
जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो लाइबलेबल नहीं है टू स्यूड इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग द टर्म। जब वो काम है, जब अपने ऑफिस की टर्म में, तब उनको आप स्यू नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति हैं, वो कानून से बड़े हो गए, वो अबव द लॉ हैं, ठीक है। तो ये बात बोलना सरासर गलत है कि जो इक्वालिटी है लॉ के, कि लॉ सबके लिए जो है वो लॉ इक्वल है ना, सब पे लगेगा। ये बात क्या हो जाती है यहाँ पे, गलत हो जाती है, ठीक है। दिस डज नॉट मीन दैट जो प्रेसिडेंट है वो लॉ के ऊपर है ड्यू टू दी, बट वो क्या करते हैं, सर्टन प्रिविलेजेस को एंजॉय करते हैं ड्यू टू ऑफिस हेल्ड, क्योंकि वो उस पोजीशन पे है। लेकिन जो असर्जन, जो आपका रीजन था, असर्जन तो आपकी गलती होगी, रीजन इज योर करेक्ट। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो स्पेशल पावर्स एंड प्रिविलेजेस को अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं, ठीक है। जैसे कि आर्टिकल 361 आपका बात करता है कि जो प्रेसिडेंट है वो इम्यून है किसी भी लीगल प्रोसीडिंग से जब वो अपने ऑफिस के टर्म में, जब वो अपनी उस चेयर पे हैं, उस ऑफिस में है, ठीक है, उस पोजीशन पे हैं। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं और जनरल इलेक्शन के लिए बोल सकते हैं कि भाई इलेक्शन कराओ, बस डिसॉल्व कर दी मैंने हाउस ऑफ द पीपल को। जो प्रेसिडेंट है उनके पास में एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, ये प्रोमलगेट कर सकते हैं ऑर्डिनेंस को। ऑर्डिनेंस किस में आता है, 1 to 3 आर्टिकल के तहत आता है। और इनके पास पावर है ग्रांट करने की, पार्डन, माफी देने की, ठीक है, आर्टिकल 72 के तहत। तो ये भी हो गया। एक और है कि जो होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस है वो कौन कराता है, वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट कराती है। तो मैंने आपको बता दिया, सॉरी, स्टेट इलेक्शन, इसमें वो नहीं दिया इन्होंने, एक मिनट, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन एक स्टेट कमीशन का ऑप्शन नहीं है क्या, वेट अ मिनट, तो इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ही दे दिया है, स्टेट कमीशन नहीं दिया। तो स्टेट गवर्नमेंट्स ही क्या क्या करती हैं, इनका इलेक्शन क्या करवाती हैं, होल्ड करती हैं, करवाते हैं, ठीक है, पंचायत का, क्योंकि यही तो फॉर्म करेंगी आपके स्टेट इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन आपकी नहीं करवाती है, ठीक है। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब हम लोग समझ लेते हैं, इसको हम लोग डीएम बोलते हैं, तो बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे ना। कलेक्टर बोलते हैं कुछ स्टेट्स में। ये कोई इलेक्शन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड आपको देखने को मिलेंगे किसी भी डिस्ट्रिक्ट के, और ये लॉ को ओवरसी करने में ड्यूरिंग द इलेक्शन, वो उसमें इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो होती हैं, ठीक है। लेकिन पंच इलेक्शंस करवाना किसकी जिम्मेवारी है, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है डज प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क, कि कैसे होगा, ये मैंने आपको सारा ना समझा दिया है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझा चुकी हूँ, इलेक्शन कमीशन का भी मैंने आपको जो है वो बता दिया है, ठीक है। सो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। सो दिस इज ऑल माय ऑफिसर्स, आई होप यू एंजॉयड द क्लास, ठीक है। तो जैसा भी रहेगा, और क्लासेस भी मैं बना रही हूँ, तो मुझे ज़रूर बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। सो इसी के साथ में बाय बाय माय ऑफिसर्स, मिलेंगे फिर हम एक नई वीडियो के साथ में। सो बाय एवरीवन।